नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ खरपतवार का यूनिट। इससे पहले वाली वीडियो में भी अपन ने खरपतवार के बारे में पढ़ा था। खरपतवार शब्द किसने दिया, खरपतवारों से कितने प्रतिशत औसतन हानि होती है और खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे ज्यादा बीज उत्पादन कौन से खरपतवार से होता है, सबसे ज्यादा गहरी जड़ें कौन से खरपतवार की होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था खरपतवारों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने दो प्रकार से तो पढ़ लिया था। नंबर एक पढ़ा था जीवन चक्र के आधार पर, जिसमें अपन ने 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार पढ़े थे। और नेक्स्ट 2 नंबर पढ़ा था बीज पत्र के आधार पर, जिसमें अपन ने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे पढ़ लिए थे। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों नंबर 3 जो क्लासिफिकेशन में बात करेंगे खरपतवारों के वर्गीकरण में, वो पढ़ेंगे कि सापेक्ष स्थिति या उसके संबंध, फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी विद्यार्थी को अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों सापेक्ष स्थिति या फसल संबंध के आधार पर अगर बात करेंगे तो अपन नंबर 3 बात कर रहे थे वर्गीकरण में, तो फसल संबंध नंबर 3 बात कर रहे थे फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के आधार पर, सापेक्ष स्थिति के आधार पर। तो नंबर 3 बात हो गई थी फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के आधार पर, जिसमें अपन नंबर 1 पढ़ेंगे। नंबर 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरपेक्ष खरपतवार। नंबर 1 पढ़ेंगे निरपेक्ष खरपतवार। दोस्तों यहाँ मैं ये भी बता देता हूं कि एग्जामिनर किस वे में या किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, निरपेक्ष खरपतवार की परिभाषा डालेगा। इसमें मैं फसल संबंध या सापेक्ष स्थिति के आधार पर मैं आपको बता देता हूं इसमें कौन कौन से यूनिट आएगी। निरपेक्ष खरपतवार क्या है, सापेक्ष खरपतवार क्या है, नकलची खरपतवार क्या है, अवांछित खरपतवार क्या है और स्वैच्छिक खरपतवार क्या है। इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से परिभाषा देके भी ऑप्शन डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे यहाँ पे निरपेक्ष खरपतवार की। निरपेक्ष खरपतवार क्या है, जिसे अपन इसे एब्सोल्यूट वीड भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीड भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी, इस वर्ग के अंतर्गत सभी फसली खरपतवार आते हैं। निरपेक्ष खरपतवार जो है एब्सोल्यूट वीड, इसके अंतर्गत सभी फसली खरपतवार आते हैं, जैसे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय खरपतवार। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, इसमें सभी फसली खरपतवार आएंगे, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। ठीक है, तो इसमें सभी फसली खरपतवार हो गए, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब अपन नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे सापेक्ष खरपतवार, जिसे अपन इंग्लिश में रिलेटिव वीड भी बोलते हैं, रिलेटिव वीड भी कहते हैं। सापेक्ष खरपतवार को अपन रिलेटिव वीड भी बोलते हैं। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सापेक्ष खरपतवार की। ऐसे पौधे जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है, ऐसे पौधे जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है परंतु किसी फसल के साथ स्वयं उग आते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है परंतु किसी फसल के साथ स्वयं उग आते हैं, उसे सापेक्ष या रिलेटिव वीड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों अपन, तो एग्जाम्पल में बात करेंगे जैसे गेहूं के साथ चना या सरसों का उगना। अपने गेहूं की मुख्य फसल बोई, फसल तो मुख्य गेहूं बोए, लेकिन इसके साथ चना उग रहा है या सरसों उग रहा है, तो ये रिलेटिव वीड हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं गेहूं के साथ बाजरा उग रहा है, वो स्वैच्छिक होगा। गेहूं के साथ बाजरा उग रहा है तो पहले वाली फसल का अवशेष उग रहा है, तो पहले वाली फसल का अगर कोई भी अवशेष उगता है तो उसे स्वैच्छिक वीड कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेहूं के साथ सेम उसी ऋतु की फसल उग रही है, जैसे चना और सरसों उग रहा है, तो उसे सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपन जैसे चने के खेत में सरसों या अलसी का उगना।
चने के खेत में सरसों या अलसी का उगना। अब दोस्तों यहाँ पे ये उदाहरण जो मैं आपको देके समझा रहा हूँ, यही आप ऑप्शन में मत ढूंढना कि सर ने तो यही पढ़ाया था कि गेहूं के खेत में चना या सरसों। ये तो आपको एक लाइन बता रहा हूँ, समझने का तरीका एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि भाई बाजरे के साथ में गंवार या मूंग का उगना, सेम ऋतु का हो गया ना। तो इसमें ये नहीं कि भाई आप गेहूं के साथ चना या सरसों आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे चने के साथ में सरसों या अलसी आ रहा है, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि भाई गेहूं के साथ में जौ उगना, जई का उगना, ये भी सापेक्ष खरपतवार है, ठीक है। नेक्स्ट अपन नंबर 3 बात करेंगे दोस्तों, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार नंबर 3 बात करेंगे, नकलची खरपतवार, जिसे अपन मिमिक्री वीड भी कहते हैं। जिसे अपन क्या कहेंगे? मिमिक्री वीड, मिमिक्री वीड भी कहते हैं, मिमिक्री वीड भी कहते हैं, CRY, मिमिक्री वीड भी कहते हैं। नकलची, अब नकलची खरपतवार किसे कहते हैं? ऐसे खरपतवार जिसके या जिसका बाहरी आकार मुख्य फसल से मिलता जुलता हो, जिसका आकार आकृति समान होता हो, जिसे नकलची खरपतवार कहते हैं। जैसे सरसों के खेत में सत्यानाशी, जैसे सरसों के खेत में सत्यानाशी का उगना नकलची है। जैसे गेहूं के खेत में गेहूंसा, गेहूं के खेत में गेहूंसा। सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? आर्जीमोना मैक्सिकाना। गेहूं में गेहूंसा का उगना, गेहूंसा जिसे गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा भी कहते हैं, फेलेरिस माइनर जिसका बॉटनिकल नेम है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे गन्ने के खेत में कांस का उगना, सेकेरम स्पॉन्टेनियम इसका बॉटनिकल नेम होता है, कांस का सेकेरम स्पॉन्टेनियम। नेक्स्ट बात करेंगे बरू, बाजरे के खेत में बरू, बाजरे के खेत में बरू का उगना, सोरगम हेल्पेंस, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बात करेंगे धान के खेत में जंगली धान, जंगली धान। एक होता है धान के खेत में सावा, ये दोनों इसके नकलची खरपतवार हैं। तो इसमें इन दोनों के बॉटनिकल नेम भी अलग अलग होते हैं। जैसे धान के खेत में जंगली धान, तो इकाइनोक्लेवा कोलेनम, जंगली धान का बॉटनिकल नेम क्या होता है? इकाइनोक्लेवा कोलेनम। और सावा का क्या होता है? इकाइनोक्लेवा कुर्सीगेली। अब से यानी सावा और से यानी सर्प भी होता है, जिसे अपन आड़ू भाषा में बोलते हैं सांप। अब अपन कहेंगे सांप कुर्सीगेली है, कुर्सीगेली गयो, तो कुर्सीगेली, इकाइनोक्लेवा कुर्सीगेली, इकाइनोक्लेवा कुर्सीगेली सावा का बॉटनिकल नेम होगा। बच गया जो इकाइनोक्लेवा कोलेनम, वो जंगली धान का बॉटनिकल नेम होगा। ये सारे हो गए नकलची खरपतवार, ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो ये हो गए नकलची खरपतवार। देखो, फसल संबंधी या सापेक्ष स्थिति के आधार पर अपन ने निरपेक्ष पढ़ लिया, सापेक्ष रिलेटिव पढ़ लिया और नकलची खरपतवार पढ़ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। नकलची तो आप जनरली समझ जाओगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट अपन नंबर 3 पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 3 पॉइंट क्या है? रोग्य या अवांछित खरपतवार, रोग्य या अवांछित खरपतवार। नंबर 3 पढ़ेंगे, रोग्य या अवांछित खरपतवार, जिसे अपन रोग्य वीड भी कहते हैं। नंबर 4 पढ़ेंगे, अवांछित खरपतवार, अवांछित खरपतवार, जिसे अपन क्या कहते हैं? रोग्य वीड कहते हैं, रोग्य वीड भी कहते हैं। अवांछित खरपतवार किसे कहते हैं? इस प्रकार के खरपतवारों की श्रेणी में, या इस प्रकार की खरपतवारों की श्रेणी में एक किस्म में दूसरी किस्म के पौधे का उगना। अवांछित खरपतवार जिसे अपन रोग्य वीड कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी कि इस श्रेणी के खरपतवारों में एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग आना। जैसे उदाहरण याद रखना, जैसे गेहूं की कोई भी किस्म मान लो, जैसे कल्याण सोना मान लो, गेहूं की किस्म है कल्याण सोना, इसमें राज 3077 का उगना, गेहूं की कल्याण सोना किस्म में राज 3077 का उगना, ये अवांछित खरपतवार है। अब ऐसे बात करेंगे, अब यहाँ पे कल्याण सोना में राज 3077 का उगना, ये एक ही उदाहरण नहीं है, आप यही समझिए, तो मैंने एक वेराइटी देके आपको बताया कि एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उगाना।
साथ में। तो ये रोगी वीड हो गया। गेहूं की कल्याण सोना किस्म में राजती 77 का उगना, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मान लो धान की जो जया किस्म है, इसमें और कोई जैसे मान लो लूनी श्री किस्म मान लो, पद्मा मान लो, ये कोई भी किस्म का उगना अवांछित खरपतवार होगा। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ नोट लगा के बता देता हूं, आपके क्वेश्चन आगे कि रोगिंग क्या है। रोगिंग हिंदी में जैसे ऐसे आ गया कि रोगिंग क्या है, तो रोगिंग की परिभाषा क्या होगी, अवांछित खरपतवारों को उखाड़ने की क्रिया। अवांछित खरपतवारों को उखाड़ने की क्रिया रोगिंग कहलाती है। अवांछित खरपतवारों को उखाड़ने की क्रिया रोगिंग कहलाती है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट अपन नंबर 5 बात करेंगे। अब नंबर 5 होगा स्वैच्छिक खरपतवार। स्वैच्छिक खरपतवार जिसे अपन वॉलेंटियर वीड भी कहते हैं, स्वैच्छिक खरपतवार। वॉलेंटियर वीड भी कहते हैं, स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से होगा। इस श्रेणी के अंतर्गत मतलब स्वैच्छिक खरपतवारों में या इस श्रेणी के अंतर्गत मुख्य फसल में पहले वाली फसल के अवशेषों का उग आना स्वैच्छिक खरपतवार कहलाता है। जैसे अपन ने प्रेजेंट टाइम में बाजरे की बुआई की, बाजरा अपना मुख्य फसल है, लेकिन बाजरे की फसल में कोई भी गेहूं की फसल का अवशेष उग रहा है तो उसे क्या कहेंगे, स्वैच्छिक। मतलब अपनी इच्छा से उग रहा है, अपन ने थोड़ी उगाया है उसको, अपनी इच्छा से उग रहा है, इसलिए इसे स्वैच्छिक खरपतवार कहेंगे। तो जैसे बाजरे के खेत में या जैसे गेहूं की फसल में बाजरा उगना, जैसे गेहूं की फसल में बाजरा उगना या बाजरे की फसल में गेहूं का उगना, मूंगफली की फसल में चना का उगना, ये सारे कौन से हो गए, स्वैच्छिक खरपतवार। तो दोस्तों अपन ने सबसे पहले पॉइंट तो क्या पढ़ा था, वर्गीकरण में जीवन चक्र के आधार पर, दूसरा बीज पत्र के आधार पर, और तीसरा पढ़ा अपन ने सापेक्ष स्थिति या फसल संबंध के आधार पर, जिसमें अपन ने 5 पॉइंट पढ़े, निरपेक्ष खरपतवार, सापेक्ष खरपतवार, नकलची खरपतवार, अवांछित खरपतवार और स्वैच्छिक खरपतवार। कितने, 5 पढ़ लिए। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट क्या होगा, पत्तियों की बनावट के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर। अब पत्तियों की बनावट के आधार पर इसे अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, जैसे एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरा सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो पत्तियों की बनावट के आधार पर चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसे अपन ब्रॉड लीफ वीड भी कहते हैं। चौड़ी पत्ती वाले ब्रॉड लीफ वीड भी कहते हैं। तो ब्रॉड लीफ वीड कौन कौन से हैं, जैसे बथुआ, जैसे और बात करेंगे हिरणखुरी, बथुआ, हिरणखुरी। अब आप जनरली देखो बथुआ आपने देखा है, तो बथुआ जो है उसके साथ में हिरणखुरी, ये भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। जैसे धतूरा, और बात करें जैसे सत्यानाशी और मकोई, ये सब चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। बथुआ, हिरणखुरी, धतूरा, सत्यानाशी और मकोई, ये सारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं। नेक्स्ट नंबर 2 बात करेंगे सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जिसे अपन नैरो लीफ वीड भी कहते हैं, नैरो लीफ वीड भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में सभी घास कुल के खरपतवार आएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सब सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में सभी घास कुल के खरपतवार आते हैं। तो यहाँ पे सभी घास कुल के खरपतवार कौन कौन से हैं, जैसे मोथा, दूब घास, बात करें जैसे प्याजी, मोथा आपने देखा है घास कुल का खरपतवार है, दूब घास,
प्याजी, जैसे मकड़ा, मकरी, मकड़ा, मकरी, कांस आदि। ये सभी घास फूल के खरपतवार किसमें आएंगे? सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में आएंगे। तो ये दोस्तों नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट हो गया पत्तियों की बनावट के आधार पर, जो चौड़ी पत्ती वाले और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फसल से बंधे खरपतवार। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। फसल से बंधे खरपतवार, फसल से बंधे खरपतवार, फसल से बंधे खरपतवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल से बंधे खरपतवार जिसे अपन क्रॉप बॉन्ड वीड भी कहते हैं, क्रॉप बॉन्ड वीड, बॉन्ड वीड भी कहते हैं, क्रॉप बॉन्ड वीड। अब फसल से बंधे खरपतवारों में 4 प्रकार होंगे, जिसमें नंबर 1 होगा, नंबर 1 क्या है इसमें? पूर्ण तना परजीवी। नंबर 1 पूर्ण तना परजीवी, देखना एक बार। दूसरा अर्ध तना परजीवी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 3 पूर्ण जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी। नंबर 4 अर्ध जड़ परजीवी, जड़ परजीवी। ठीक है, पूर्ण तना परजीवी है टोटल स्टेम पैरासाइट, इसे अपन टोटल स्टेम पैरासाइट कहेंगे, इसे सेमी स्टेम पैरासाइट, इसे टोटल रूट पैरासाइट और सेमी रूट पैरासाइट। ये 4 बातें हो गई। तो पूर्ण तना परजीवी, जिसमें पूर्ण तना परजीवी में क्या आएगा, या पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरबेल, अमरबेल तने के लिपट के चढ़ती है। किसी भी सड़क के किनारे आपने देखा होगा, कोई भी बोगनविलिया है उसके पेड़ पर लिपट के चल रही है, कोई भी एनिमल, कोई भी पेड़ मान लो उसके लिपट कर चलती है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट है। जैसे उदाहरण होगा अमरबेल, जिसका दूसरा नाम क्या है? डोडर, अमरबेल या डोडर, जिसका बॉटनिकल नेम, वानस्पतिक नाम है वो क्या होगा? कस्कुटा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा, कस्कुटा रिफ्लेक्सा इसका बॉटनिकल नेम होता है। अमरबेल या डोडर का बॉटनिकल नेम क्या है? कस्कुटा रिफ्लेक्सा। तो ये अमरबेल या डोडर हो गया पूर्ण तना परजीवी में। अब इसकी पोषी फसल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से पूर्ण तना परजीवी की पोषी फसल है, तो पोषी फसल क्या होगी इसमें? बरसीम, बरसीम व रिजका। पूर्ण तना परजीवी में इसकी पोषी फसल क्या है? तो पोषी फसल है बरसीम व रिजका, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तना परजीवी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे अर्ध तना परजीवी, जिसे सेमी स्टेम पैरासाइट भी कहते हैं। तो अर्ध तना परजीवी में उदाहरण क्या होगा? लोरेंथस, लोरेंथस, इसका बॉटनिकल नेम होता है लोरेंथस डेंड्रोप्सी, डेंड्रोप्सी, लोरेंथस डेंड्रोप्सी इसका बॉटनिकल नेम होता है। अर्ध तना परजीवी का उदाहरण क्या है? लोरेंथस, जिसका बॉटनिकल नेम लोरेंथस डेंड्रोप्सी होता है। और इसकी पोषी फसल है, इसकी पोषी फसल है वो होगी आम। इसकी पोषी फसल क्या है? आम। तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पूर्ण जड़ परजीवी, जिसका उदाहरण क्या होगा? औरोबंकी। क्या होगा? औरोबंकी, जिसे अपन बुमरेक बोलते हैं, बुमरेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण है औरोबंकी, जिसे अपन बुमरेप भी बोलते हैं। औरोबंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण जड़ परजीवी का उदाहरण है। और इसकी पोषी फसल है, इसकी पोषी फसल, तो इसकी पोषी फसल की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें सभी सोलेनेसी कुल की फसलें, सोलेनेसी कुल की फसलें, सोलेनेसी कुल की फसलें आएगी पूर्ण जड़ परजीवी में। जो औरोबंकी है इसकी पोषी फसल क्या है? सभी सोलेनेसी कुल की फसलें। या अर्थात बात करें अपन जैसे सरसों, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, इसमें सरसों भी आएगा। इसके अलावा जैसे सरसों हो गया, तंबाकू हो गया,
टमाटर तो आपको पता ही है, मिर्च हो गया, ये इसकी पोषी फसलें हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अप्रोक्सली इसमें सोलेनेसी कुल की फसलें आएगी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं अर्ध जड़ परजीवी सेमिस्ट रूट पैरासाइट की बात करेंगे, जिसमें इसका उदाहरण होगा, वो अर्ध जड़ परजीवी का उदाहरण क्या है, इसमें आएगा रूखड़ी। रूखड़ी जानते हो जनरली आप, इस रूखड़ी का दूसरा नाम क्या होता है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, स्ट्राइगा। रूखड़ी को अपन स्ट्राइगा भी बोलते हैं। रूखड़ी को और किस नाम से जाना जाता है, स्ट्राइगा के नाम से जाना जाता है। और इसकी पोषी फसल होगी, वो पोषी फसल क्या है, तो इसकी पोषी फसल है, पोषी फसल में जैसे जवार, आपने देखा होगा जवार बाजरा इनके खेत में रूखड़ी मिलेगी, जो जनरली प्रेजेंट टाइम में इसकी सीजन है। वर्षा ऋतु में रूखड़ी जो मिलेगी, स्ट्राइगा मिलेगा, वो वर्षा ऋतु में मिलता है। जवार बाजरा ये इसकी पोषी फसल है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे बरसीम जवार बाजरा की बात की, जैसे गन्ना भी है, और बात करें तो सूरजमुखी भी आएगा, सूरजमुखी भी इसमें पोषी फसल में ही आता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फसल से बंधे खरपतवार क्रॉप बॉन्ड वीड में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण तना परजीवी में अमरबेल या डोडर, जिसका बॉटनिकल नेम कस्कुटा रिफ्लेक्सा है, जिसमें पोषी फसल बरसीम व रिजका, आपने देखा होगा बरसीम व रिजके के खेत में आपको अमरबेल मिलेगी, जो पीले रंग की सी आती है, जो अपन कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें भी अमरबेल का काम में लेते हैं। अर्ध तना परजीवी में लॉरेंथस, जिसका लॉरेंथस रेंडोप्सी बॉटनिकल नेम है, इसकी पोषी फसल आम है। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्ण जड़ परजीवी, जिसमें ओरोबंकिस का उदाहरण है, और इसकी पोषी फसल है, सभी सोलेनेसी कुल की फसलें आएगी। नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे अर्ध जड़ परजीवी, जिसमें रूखड़ी या स्ट्राइगा, पोषी फसल जवार बाजरा गन्ना व सूरजमुखी आएगा। तो दोस्तों ये फसल से बंधे खरपतवार कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर 6, जलवायु के आधार पर। नंबर 6 बात करेंगे, वो जलवायु के आधार पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके भी पूछ सकते हैं। नंबर 6, मृदा व जलवायु के आधार पर। मृदा व जलवायु के आधार पर, तो मृदा व जलवायु के आधार पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले जैसे बात करें रेगिस्तानी खरपतवार। रेगिस्तानी खरपतवार। नंबर 2 बात करेंगे अपन जलीय खरपतवार। जलीय खरपतवार। और लास्ट नंबर 3 बात करेंगे कृषिगत खरपतवार। ओके, अब यहां दोस्तों अपन रेगिस्तानी खरपतवार में बात करेंगे। तो रेगिस्तानी खरपतवार में जैसे नागफनी बहुत इंपॉर्टेंट है, झड़बेरी, बबूल, नागफनी, झड़बेरी, बबूल और ज्वासा आदि, ये सारे रेगिस्तानी खरपतवार हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जलीय खरपतवार में, तो जलकुंभी जल में रहता है। हाइड्रिला बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हाइड्रिला, पिस्टिया, जलकुंभी और वेलिसिनेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। जलकुंभी में हाइड्रिला, पिस्टिया, जलकुंभी, ये जलीय खरपतवार है। और कृषिगत में सारे सभी जो कृषिगत खरपतवार वो सारे आएंगे, जो जनरली बथुआ, खरबथुआ, प्याजी, सेंजी, मोथा, गेहूं सा, ये सारे कृषिगत खरपतवार होते हैं। जनरली जो बच गए वो सारे कृषिगत खरपतवार हैं। आप लोगों को रेगिस्तानी और जलीय खरपतवार याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे अपन तने की वृद्धि के आधार पर। नंबर 7 बात करेंगे तने की वृद्धि के आधार पर। नंबर 7 पॉइंट, तने की वृद्धि के आधार पर। तने की वृद्धि के आधार पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नंबर 1 बात करेंगे सीधे बढ़ने वाले खरपतवार।
सीधे बढ़ने वाले खरपतवार। तो इसमें नंबर 1 बात करते हैं। तो इसमें बात करी थी तने की वृद्धि के आधार पर सीधे बढ़ने वाली इरेक्ट वीड जिसे बोलते हैं। इरेक्ट वीड, सीधे बढ़ने वाली इरेक्ट वीड, जिसमें बथुआ, जंगली चौलाई और करसन नील आएगा। सीधे बढ़ने वाले खरपतवार में बथुआ, जंगली चौलाई और करसन नील। फिर फैलने वाले खरपतवार जिसे अपन प्रोस्टेट बोलते हैं। प्रोस्टेट वीड, प्रोस्टेट वीड में गोखरू और पत्थर चट्टा, आपने देखा होगा गोखरू फैलता है, पत्थर चट्टा भी फैलता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेंगने वाले क्रैपिंग वीड। क्रैपिंग वीड में आएगा फैलकर जो रेंग कर चलते हैं, जमीन के लिपट कर चलते हैं, जिसमें दूब घास आपने देखा है, जिसका प्रजनन जो प्रवर्धन होता है उस सकर्स के द्वारा होता है, और नूनिया। लास्ट बात करेंगे ट्रेलिंग वीड, जिसे अपन ट्रेलिंग खरपतवार को ट्रेलिंग वीड भी बोलते हैं, जिसमें अपन हिरणखुरी, मुनमुना और चटरी मटरी। ये चटरी मटरी वर्षा ऋतु का खरपतवार है, जो आपने देखा भी है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि चटरी मटरी कौन सा खरपतवार है। मैं बता देता हूँ, ये वर्षा ऋतु का खरपतवार है, मुनमुना और हिरणखुरी। ठीक है, तो ये हो गए तने की वृद्धि के आधार पर। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रजनन विधि के आधार पर। नेक्स्ट नंबर 8 बात करेंगे प्रजनन विधि के आधार। दोस्तों जो प्रजनन विधि के आधार पर बात कर रहे थे, जिसमें नंबर 1 है बीज द्वारा प्रसारण, नंबर 2 वानस्पतिक भागों द्वारा, और नंबर 3 बीज और वानस्पतिक भागों द्वारा। मैंने खरपतवार का जो टॉपिक पढ़ाया था, इसमें शुरू के वीडियो में मैंने बताया था कि 2018, 19 या 17-18 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मोटा घास का प्रसारण किसके द्वारा होता है। आप पेपर उठा के देख लेना जेट का 2-4 सालों में, उसमें क्वेश्चन आया था कि मोटा घास का प्रसारण कहाँ से होता है, किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा बीज द्वारा जो प्रसारण होगा, प्याजी, बथुआ, करसन नील, सत्यानाशी, जंगली गाजर और पत्थर चट्टा, इन सब का प्रसारण बीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे वानस्पतिक भागों द्वारा, वेजिटेटिव जो पार्ट है उसके द्वारा, जैसे हिरणखुरी का जड़ों द्वारा मैंने बताया था, मोथा का कंद द्वारा बताया था, और दूब घास का सकर्स के द्वारा प्रवर्धन होता है। मोथा आप लोगों ने देखा होगा, मोथा घास है वो जनरली अपने अभी सीजन में ग्रो होगा, जिसमें छोटे छोटे बीज गांठें पाई जाती है, और इसका जो प्रसारण होता है मेनली बीजों के द्वारा होता है। और ये क्वेश्चन जेट में आया था और उसमें सही आंसर माना गया था बीजों के द्वारा, जो मैं यहाँ बताऊंगा कि बीज व वानस्पतिक दोनों भागों के द्वारा। आप अगर मोथा घास को जनरली उखाड़ के फेंक दोगे और तुरंत अगर बरसात आ गई तो वो वापस लग जाएगा, इसका मतलब वानस्पतिक भाग के द्वारा भी प्रवर्धन होता है। कंद जिसे बोलते हैं उसे बीज भी बोलते हैं और कंद भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे बीज व वानस्पतिक भागों द्वारा, जिसमें कांस आएगा, मोथा, दूब घास और बरू। बरू बाजरे के खेत में होता है, बाजरा भी जनरली ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, बाजरे की भी जनरली कई बार किसी खेत में बाजरे की फसल नहीं लगती है, किसी खेत में ज्यादा लग गई, तो अपन उसमें कोई भी पौधा है उसको उखाड़ कर लाएंगे और ट्रांसप्लांट करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, दूसरे खेत में लगाएंगे, तो ट्रांसप्लांटिंग हो गई। तो बरू का प्रसारण भी वानस्पतिक भागों द्वारा भी होता है और बीज के द्वारा भी होता है। तो दोस्तों ये अपना जो टॉपिक था खरपतवारों का वर्गीकरण, जिसमें अपन ने 8 प्रकार पढ़ लिए हैं, सॉरी। तो जिसमें सबसे पहले जीवन चक्र के आधार पर पढ़ा, दूसरा बीज पत्र के आधार पर पढ़ा, तीसरा फसल संबंध के आधार पर पढ़ा, चौथा फसल से बंधे खरपतवार पढ़े, 5वां प्रजनन विधि के आधार पर पढ़ा, छठवां जो पढ़ा तने की वृद्धि के आधार पर पढ़ा, 7वां जो पढ़ा इसमें मृदा व जलवायु के आधार पर पढ़ा, और 8वां पत्तियों की बनावट के आधार पर पढ़ा। तो ये सारे 8 पॉइंट आप लोगों के सामने मैंने बता दिए हैं। दोस्तों अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट देके पूछ सकते हैं। यह आपका टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब खरपतवारों का नियंत्रण अर्थात उपाय कैसे करेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट देके भी आप थैंक्स जाहिर कर सकते हो, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।